नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में बात करेंगे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जिसका नाम है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। यहाँ से अभी तक देखा जाए तो यूपीएससी और कई सारी स्टेट पीसीएस को मिलाकर 15 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से पूरा करेंगे, डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, कलकत्ता। कलकत्ता ही दिल्ली से पहले देखा जाए तो भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो आखिर कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कैसे बनी, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं। जैसे कि नंबर 1 देखा जाए तो 1905 का बंगाल विभाजन, जिसके वजह से अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। स्वदेशी मूवमेंट हो गया, बहिष्कार आंदोलन हो गया। देखा जाए तो भारतीयों में रोष यहाँ पे पर्याप्त रूप से मौजूद था और यही कारण है कि आगे चल के जब ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन होगा, जॉर्ज पंचम जब वहाँ का शासक बनेगा, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा ही यहाँ पे भारत में दरबार लगाया जाएगा। और उस समय जो वायस राय था भारत का, लॉर्ड हॉर्डिंग था। इसका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हॉर्डिंग था। यही पूरा पूरा दरबार का आयोजन करेगा। जॉर्ज पंचम को पता लग जाता है कि बंगाल विभाजन की वजह से काफ़ी समस्याएं हैं, तो इसीलिए जॉर्ज पंचम आएगा, भारत आएगा और बंगाल विभाजन को पूरी तरीके से रद्द कर देगा। और ना यहाँ पे रद्द करेगा, बल्कि देखेंगे यहाँ पे तो रद्द करने के बाद से बंगाल से बिहार और उड़ीसा को ये सेपरेट करेगा, अलग कर देगा। और बिहार और उड़ीसा आगे चल के 1935 के अधिनियम के माध्यम से, अर्थात 1936 में ये भी अलग हो जाएगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ जॉर्ज पंचम चूँकि आया हुआ था लगभग 12 दिसंबर 1911 को, और उसी समय घोषणा किया गया था कि अब जो राजधानी है कलकत्ता नहीं रहेगी। क्योंकि कलकत्ता देखा जाए तो एक तो बीच में नहीं था, इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे जो आंदोलन थे, क्रांतिकारी गतिविधियाँ पनप रही थी। तो वहाँ से आंदोलन को स्थानांतरित करने का, वहाँ से राजधानी को स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया। और कलकत्ता से देखेंगे तो जॉर्ज पंचम के द्वारा ही 1911 में घोषणा कर दी गई कि अब राजधानी यहाँ पे दिल्ली होगी। ध्यान रखिएगा, राजधानी अब यहाँ पे दिल्ली होगी। और यही कारण है कि 1912 से औपचारिक रूप से देखा जाए, अर्थात ऑफिशियली रूप से देखा जाए, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली यहाँ पे आ गई। लेकिन प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है कि दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब हुई। तो देखिए, देखा जाए तो 1912 में ही यहाँ पे ऑफिशियली स्थानांतरित हुई है। लेकिन कई बार प्रश्न में देखेंगे तो 1911 ही ऑप्शन दिया रहता है। तो 1911 में घोषणा की गई थी, इसीलिए 1911 भी सही है। और 1912 में ऑफिशियली रूप से मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लागू हो गया था, तो 1912 भी सही है। कहने का सेंस ये है कि 1912 जब भी दिया रहेगा 1912 में आप लोग टिक करेंगे, और 1912 अगर नहीं दिया रहेगा तब जाके आप लोग 1911 में टिक करेंगे। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे देख पा रहे 1912 ईस्वी में साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन घोषणा कब की गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में ही घोषणा कर दी गई थी। और वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। तो लॉर्ड हॉर्डिंग, अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो 1910 से लेके 1916 के बीच था। और यही कारण है कि जब जॉर्ज पंचम आया यहाँ पे, खासकर जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हॉर्डिंग के नेतृत्व में ही यहाँ पे किया गया था। और उसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई थी। और बंगाल विभाजन को भी इसी में यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। इतना जानकारी पर्याप्त है। लेकिन 1910 से लेकर 1916 के बीच का टाइम पीरियड है हॉर्डिंग का, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है ना कि कोई घटना अगर हो रही होती है तो वायसराय से जोड़ के यहाँ पे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। जैसे देखा जाए यहाँ पे तो बाल गंगाधर तिलक के आग्रह पर 1915 में ही गांधी जी, बहुत इम्पोर्टेंट,
15 में 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हुए थे। 9 जनवरी को किसके आग्रह पे? यहाँ पे तो बाल गंगाधर तिलक के आग्रह पे। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध जो देखा जाए तो इसी के टाइम पीरियड पे यहाँ पे शुरू हुआ था, जब ये वायसराय के रूप में मौजूद था। तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध इसी के समय शुरू हुआ था। तो देख पा रहे, एक तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दूसरा हो जाएगा 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए हुए थे दक्षिण अफ्रीका से, और तीसरा हो जाएगा इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरू हुई थी। तो ऐसे यहाँ पे कोरिलेट करके प्रश्नों को पूछा जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 1911 दिया है, ध्यान रखिएगा 1911 दिया है। तो राजधानी जो बनी है ऑफिशियली रूप से 1912 में बनी हुई है, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, इसीलिए आयोग के द्वारा यहाँ पे 1911 माना गया है, क्योंकि जॉर्ज पंचम के द्वारा दिसंबर 1911 में ही यहाँ पे घोषणा की गई थी। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि 1911 और 1912 अगर दोनों ही ऑप्शन में मौजूद रहें तो आपको आंख मूंद के 1912 में लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? अब यहाँ पे ऑप्शन में 1912 नहीं दिया है, लेकिन 1911 जरूर दिया है। 19 ठीक है, यूपीपीसीएस का सवाल है, तो यहाँ पे आयोग ने इसका करेक्ट उत्तर डी माना हुआ है 1911। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो ऐसा कहा जाता है जैसे कि दिल्ली षड्यंत्र के बारे में आप लोगों को पता होगा। दिल्ली षड्यंत्र के बारे में, जिसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, इसके अलावा हार्डिंग बम केस भी कहा जाता है, और इसकी जो सूत्रधार थे रास बिहारी बोस ही थे। रास बिहारी बोस थे। हालांकि रास बिहारी बोस को लेके ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन जो भी ग्रुप था उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि पूरा पूरा जो प्लानिंग था रास बिहारी बोस का ही था। वो दिन था यहाँ पे ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर था, और उस समय जो वायसराय था, जो कि चांदनी चौक की गलियों में जाएंगे, अब अभी तो रोड वगैरह बन गया है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इलाका है, हाई पॉपुलेशन वाला एरिया है, रोड वगैरह आपको अभी भी उतनी चौड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था जब उसका जो जुलूस था चांदनी चौक से आगे बढ़ रहा था। माना जाता है कि वो हाथी पे बैठा हुआ था और उसी समय बम फेंका गया था, जिसके वजह से हाथी का जो महावत होता है, ठीक है, वो मारा गया था। लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग इसमें यहाँ पे बच गया था। अब वायसराय पे अटैक करना, खुलेआम अटैक करना, स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज लोगों के द्वारा शांत बैठा नहीं जाएगा, और फिर अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से भूमिगत छानबीन करनी यहाँ पे शुरू कर दी। रास बिहारी बोस यहीं से देखेंगे तो ये जापान निकल गए भाग के, अंग्रेज़ों के हाथ आए ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग देखेंगे तो इसमें पकड़े भी गए। आगे हम लोग देखेंगे, अभी अगला प्रश्न आएगा कि उसमें कौन कौन लोगों को फांसी दी गई थी, कितने लोगों को कारावास में डाला गया था, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। नाम ही कितना और लग रहा है यहाँ पे, ये भी क्रांतिकारी ही है, लेकिन भगवती चरण वोहरा ये हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। हार्डिंग बम कांड अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। अभियुक्त बनाया गया था। इसमें देखा जाए तो 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, 4 लोगों को फांसी, और इसमें 2 को 7 वर्षों के लिए कारावास दे दिया गया था। इसमें एक सरकारी जो वकील बन गया था, आगे चल के देखेंगे यहाँ पे, दीनानाथ, इसका नाम आपको ध्यान रखिएगा, यही सरकारी वकील बन गया था। अंग्रेज लोग दबाव देते थे यहाँ पे, जब भी कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता था तो बाकी क्रांतिकारियों को या फिर उसके सहयोगियों को पकड़ने के लिए लोग सरकारी गवाह बनाने का लालच देते थे कि ताकि एविडेंस
इकट्ठा हो पाए। तो दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। अब इसमें देखेंगे तो काफ़ी कई सारे नाम हैं, जिसमें कुछ लोगों की इसमें फांसी भी दी गई थी। जैसे कि फांसी इसमें दिया गया था बसंत कुमार विश्वास को, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद को, अमीर चंद। इसके अलावा यहाँ पे अवध बिहारी को, अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया था। और इसमें एटलीस्ट 3 या 4 लोगों को, मेरे ख्याल से 3 नाम मुझे अभी ध्यान आ रहा है, तो 3 लोगों को यहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई थी। बाकी लोगों को यहाँ पे 7 वर्षों के लिए यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था। और पूरा का पूरा जो सूत्रधार थे, जिनकी प्लानिंग थी, रास बिहारी बोस, चूँकि वो अंग्रेज़ों के हत्थे नहीं लग पाए और वे जापान चले गए। और जापान से ही देखेंगे तो पूरी तरीके से जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ का नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिश शासन के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसको मैंने आपको बताया भी हुआ था कि जब जॉर्ज पंचम आया हुआ था तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ एक विभाजन को तो टाला गया, लेकिन दूसरे विभाजन की शुरुआत कर दी गई, अर्थात इसी बंगाल से, अर्थात वेस्ट जो बंगाल था, पश्चिमी जो बंगाल था, वहीं से देखेंगे यहाँ पे तो बिहार और उड़ीसा को यहाँ पे अलग कर दिया गया। इसीलिए देखेंगे तो मार्च के महीने में बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी समय बिहार और उड़ीसा को यहाँ पे अलग कर दिया गया था। और आगे चल के जब 1935 का जब अधिनियम लागू होगा तो पुनः बिहार और उड़ीसा को भी यहाँ पे अलग कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 1936 को। बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 अप्रैल 1936 को। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, रिपीट ही एक तरीके से हो रहा है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। 12 दिसंबर 1911 को ही वो भारत आया हुआ था। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। अब तो ये गलत हो जाएगा ना, मिंटो तो देखिए, ठीक है, ये तो नहीं होगा यहाँ पे, चूँकि इस समय जो वायस राय था लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे मौजूद था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है, दिल्ली दरबार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को कम करना था। क्या करना था? आतंकवादी गतिविधियों को कम करना था। देखा जाए तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से ही गर्मपंथियों के द्वारा, गर्म दल के लोगों के द्वारा ही देखा जाए तो एक से एक एक्टिविटी यहाँ पे किया जा रहा था। तो अंग्रेज लोग, जो भी भारत के उस समय क्रांतिकारी लोग थे, उनको लोग आतंकवादी के रूप में ही यहाँ पे समझते थे। होता है ना, आज भी देखेंगे तो बहुत सारा जो एक्ट, ठीक है, आसपा वगैरह यहाँ पे लगाया गया है, UAPA वगैरह है, देखेंगे तो आतंकवादी जो भी मतलब देश के खिलाफ जाएगा, आतंकवादी के रूप में, ठीक है, उसको चिन्हित किए जाता है। जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा उसमें भारत के जो भी क्रांतिकारी लोग थे, तो भारत के संदर्भ में वे तो क्रांतिकारी हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में वे यहाँ पे आतंकवादी हो जाते थे। तो आतंकवादी गतिविधियों को कम करना था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर विल बी सी, 1 और 3। 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर को मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत में जो दरबार आयोजित किया गया था वो तो दिल्ली ही दरबार था, दिल्ली दरबार में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आसान सा प्रश्न है, ठीक है, दिल्ली दरबार में यह आयोजित किया गया था। और जो दरबार देखिए, आयोजन जब किया जा रहा है ना, तो लंबे समय तक ये होगा ही होगा, चूँकि बड़े मात्रा में बहुत सारे उत्सव मनाया जाएगा। जॉर्ज पंचम, सोचिए, ब्रिटेन का शासक भारत आया हुआ था, तो माना जाता है कि लगभग 9 दिनों तक ये दरबार लगा था। क्या पता वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ दे ऐसे प्रश्नों को। तो 1911 में देखेंगे तो 9 दिनों तक दिल्ली दरबार चला हुआ था।
और यह एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें स्वयं सम्राट ने भाग लिया था और यहीं पे राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की नई राजधानी नई दिल्ली का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किस वर्ष किया हुआ था? इस प्रश्न को जानबूझ के मैंने शामिल किया हुआ है ताकि कॉन्सेप्ट आपका बना रहे। देखिए, जब अलग हुआ, अलग इन द सेंस कि जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में, तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायस राय के रूप में मौजूद था। तो ऑफिशियली देखा जाए तो 1912 से राजधानी तो जरूर ही दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उस समय दिल्ली में क्या था, मतलब जो देखा जाए मुगलों की विरासत, वही सारी चीज़ें मौजूद थी। तो अंग्रेज़ों को लगता था ना कि हम कुछ डिफरेंट करें। डिफरेंट इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे जब भी लेजिटिमेसी है ना, यहाँ पे वैधता को स्वीकार करवाने के लिए कुछ न कुछ डिफरेंट यहाँ पे करना होता है। और अंग्रेज़ों ने फिर जब दिल्ली में अपनी राजधानी को स्थानांतरित की, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं, तो बड़े लंबे समय तक अंग्रेज खुद लाल किला पे रहते थे। अगर लाल किला के अंदर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट शैली में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो अंग्रेज़ों के द्वारा भवन को निर्मित कराया गया था। तो एक तरीके से वहाँ पे वो कुछ बना के कर रहे हैं ना, मतलब अपनी वैधता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो इस चीज़ को हमने बनाया हुआ है, हम आए हैं, अब ये सारा चीज़ हमारा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी उस समय कॉलोनी वगैरह बसाई गई, जैसे कि अभी कनॉट प्लेस को यहाँ पे ले लीजिए, उस टाइप का जो भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा बिल्कुल ही डिफरेंट, मुगलों से डिफरेंट करने का प्रयास किया गया, ताकि आम जन में यह मैसेज जा पाए कि देखो अब दिल्ली में अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से कंट्रोल है, और जो दिल्ली में कंट्रोल करेगा पूरे भारत में कंट्रोल करेगा। ये चीज़ें आज से नहीं आ रही है, बल्कि देखेंगे तो मुगलों के ज़माने से सारी चीज़ें चल रही है। तो कहने के सेंस यही है कि बिल्कुल ही डिफरेंट यहाँ पे करना था। कई सारी कॉलोनियों को बसाया गया, आर्किटेक्चर वगैरह जो भी था यहाँ पे यूरोपीय शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया, जो आज वर्तमान में आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब जब पूरी तरीके से इनका आर्किटेक्चर यहाँ पे आर्किटेक्ट वगैरह जो जब फाइनल हो गया, तो एक दिन रखा गया कि अब हमें उद्घाटन करना है, पूरी दिल्ली को बदल देना है यहाँ पे। और उस समय जो वायसराय कौन था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इरविन था, ध्यान रखिएगा इरविन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1931 में। अभी ये प्रश्न बचा हुआ है, एग्जाम इसको पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने पर कहा कि यह परिवर्तन भारत के लोगों की कल्पना पर आघात करेगा और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए एक अटल दृढ़ संकल्प के दावे के रूप में सभी द्वारा यहाँ पे, मैंने सभी के द्वारा यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। यह जो स्टेटमेंट बोला गया था यहाँ पे हार्डिंग के द्वारा ही यहाँ पे बोला गया था। देखिए, अंग्रेज़ों में एक चीज़ था और वो था यहाँ पे एरोगेंस। मैंने अंग्रेज़ों को यहाँ तक लगता था कि सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो हमारी ही है। लेकिन सोचिए, जब भारत का इतिहास लिखा जाने लगा, बहुत सारे जब आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज वगैरह मिलने लगे, तब जाके अंग्रेज़ों को पता चला कि भारत की जो विरासत है कितनी पुरानी है। मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भारत में एक सिविलाइज सोसाइटी का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुका था, उस समय देखा जाए तो यूरोप के लोग बिल्कुल नंगा घूम रहा था सब, इसमें कहना कोई डाउट नहीं है। और वो लोग हमें सिखाने आ रहा है, बताने आ रहा है कि देखो हम कितने सभ्य हैं। तो ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता ही लगाता है। चोलकालीन बाद में जब वो सारी चीज़ें खोजी जाने लगी, मंदिरों का किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया, बड़े बड़े मंदिर का विकास हुआ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में एक अहम की भावना यहाँ पे झलक रही है, और उसी चीज़ को मैं डिफेंड करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। हार्डिंग का मतलब बता रहा है, बोल रहा है कि देखो दिल्ली में हमको, दिल्ली को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि दिल्ली वाले या फिर भारत के लोग सोचे नहीं होंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि देखो हम कितने सभ्य हैं, और इन सारे चीज़ों को भारत के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तो ये वायसराय हार्डिंग के द्वारा ही यहाँ पे बोला गया था।
पूरा दिल्ली के आर्किटेक्ट को डेवलप करने के लिए इसमें दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एडवर्ड लुटियन, इसीलिए लुटियन कई बार दिल्ली भी बोला जाता है। तो एडवर्ड लुटियन, और दूसरा नाम है यहाँ पे हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर, जो भी यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियाँ या फिर ब्रिटिश आर्किटेक्ट यहाँ पे जो बनाया गया, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में पूरा मैपिंग, पूरा जो होता है ना प्लानिंग, इन्हीं लोगों का था। नंबर 1 है यहाँ पे एडवर्ड लुटियन और दूसरा है यहाँ पे हर्बर्ट बेकर। तो 1912 में या फिर 1911 में देखिए दिल्ली की घोषणा की गई थी, और एक कंप्लीट कब हुआ, 1931 में आके कंप्लीट हुआ। लगभग 20 साल इनको अपने अकॉर्डिंग राजधानी को बनाने में समय लग गया, और तब जाके यहाँ पे इरविन के नेतृत्व में उसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितने सालों तक दिल्ली का निर्माण करने में अंग्रेजों का समय लगा। तो ये लगभग यहाँ पे कितने सालों तक हो जाएगा, राइट आंसर विल भी होगा यहाँ पे 20 वर्षों तक। अब इस प्रश्न को देखिए, मैंने जानबूझ के ऐड किया हुआ है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया हुआ था? कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के माध्यम से भारत को ब्रिटिश का ताज के रूप में समझा जाने लगा। मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे भारत को मतलब महारानी के अंतर्गत एक महारानी के एक वस्तु के रूप में समझा जाने लगा, उसी से लिंक कर सकते हैं। 1877 में यहाँ पे दिया जा रहा है कि किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो पहले भी ये प्रयास हुआ था, और उस समय कौन था, बहुत ही खराब व्यक्ति था, लिटन। एक है यहाँ पे लिटन, दूसरा है रिपन। तो लिटन जो भी बिगाड़ के जाएगा, रिपन के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, और इसी ने यहाँ पे किया हुआ था, लॉर्ड लिटन ने। इसका टाइम पीरियड की हम लोग बात करें तो 1876 से लेके 1880 तक रहेगा। इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पे लाया जाएगा 1878 में। 1878 में ही आर्म्स एक्ट लाया जाएगा। सोचिए उस समय कितना भयंकर अकाल था, ये मानव जनित अकाल था, और कितने लाख लोग इस अकाल में मारे गए। और इसको क्या सूझ रहा है कि भव्य दरबार, और ये दरबार जो ऐसे ही नहीं लगता। अभी देखा हमने कि 1911 में जो दरबार लगा था, 9 दिनों तक समारोह चला था। तो कितने सारे खर्च किए जाते हैं, कितने अनाजों की कहीं न कहीं यहाँ पे ज़रूरत होती है। एक चीज़ वही है ना, कोई भूखे मर रहा है और आप पार्टी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या था, और लिटन ने ये चीज़ यहाँ पे किया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी समय यहाँ पे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री के रूप में घोषित कर दिया गया था 1877 में ही, और ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया गया था। सिविल सेवा परीक्षा में देखेंगे तो इतनी जलन थी कि सिविल सेवा की परीक्षा तक को नहीं छोड़ा गया। आज यूपीएससी के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 32 जो उम्र है देखिए रखा गया है। हालांकि इसको कम करने की कई बार मांग उठती रहती है, लेकिन उस समय देखेंगे तो इसकी आयु देखिए 21 साल था अंग्रेजों के समय। उस समय खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिटरेसी रेट भारत में क्या था, और 21 साल तो था, 21 साल अपने आप में ही इतना कम था, लेकिन ये अलग दर्जे का व्यक्ति था। 21 साल से घटा के इसने 19 साल कर दिया था कि 19 साल अब बन के दिखाओ। काफ़ी चैलेंजेस था उस समय देखा जाए। यहाँ पे अगर आईसीएस परीक्षा की बात कर ले, वर्तमान में वही है, ठीक है। अगर हम लोग आईएएस की बात करें तो चैलेंजेस देखिए हर समय आते ही रहते हैं लाइफ में। यह डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंजेस को फेस किस तरीके से करते हैं। फिर भी भारतीयों ने क्रैक करके दिखाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए फ्रेंड्स, लगभग 13 सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना भी देखिए इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होगा, अलग कुछ ना कुछ मैं ऐड करने का प्रयास करता हूँ घटना चक्र के अलावा। एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी रिलेवेंट हो सकता है, वैसे प्रश्नों को भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।